नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी जो मैगजीन अभी चल रही है इसमें कंटेंट है जुलाई से लेकर सितंबर 2022। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक बार बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। जुलाई से सितंबर 2022 का जो कंटेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। आपके पास दो मैगजीन होंगी, कलाम समसामयिकी वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। दोनों मैगजीन में कई सारे चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर था क्या, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, दोनों का, यानी कि थर्ड का भी और फोर्थ मैगजीन का भी ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। दूसरा जो चैप्टर था वो था रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित व्यक्तित्व, घटनाएं, चर्चित स्थल और घटनाएं। तो ये भी दोनों मैगजीन का, यानी थर्ड एंड फोर्थ मैगजीन दोनों में सेकंड चैप्टर भी समाप्त हुआ। तीसरा चैप्टर जो था, जो हमने कल पढ़ा, वो क्या था, प्रमुख व्यक्तित्व व नियुक्तियां। ये भी दोनों मैगजीन से समाप्त हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड एंड फोर्थ वॉल्यूम के 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। और जो फोर्थ चैप्टर है थर्ड मैगजीन का, वो हम आज शुरू करने वाले हैं। वो क्या है, पुरस्कार व सम्मान। थर्ड मैगजीन का फोर्थ चैप्टर पुरस्कार व सम्मान आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद यही चैप्टर फोर्थ मैगजीन का, यानी कि पुरस्कार व सम्मान, उसके बाद पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, राजस्थान का मथुरा दास माथुर, इसमें माथुर नहीं लिखा हुआ है, मथुरा दास माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? समाज सेवा, क्रिकेट, साहित्य या संगीत? पुरस्कार का नाम क्या है? मथुरा दास माथुर। यह पुरस्कार, इसका उत्तर है क्रिकेट। मथुरा दास माथुर पुरस्कार जो है राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान का कौन सा है? मथुरा दास माथुर पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड देने वाली संस्था है राजस्थान ब्लूज। ये ब्लूज का मतलब है ब्लू यानी कि नीला, और उसमें एस लगा के ब्लूज। राजस्थान ब्लूज नामक संस्था द्वारा यह जो अवार्ड है दिया जाता है। और कब दिया जाता है? तो प्रति वर्ष, यानी कि एक वार्षिक अवार्ड है। तो प्रति वर्ष राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होंगे उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें 3-4 कैटेगरी हैं, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वर्ग, इस तरह से 2-3 कैटेगरी है। तो किसके द्वारा दिया गया? उत्तर क्या है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है। तो मथुरा दास माथुर पुरस्कार किस क्षेत्र में है? क्रिकेट में। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दिया जाता है, राजस्थान ब्लूज द्वारा दिया जाता है, और राजस्थान में क्रिकेट का सर्वोच्च पुरस्कार है। बढ़े आगे। अच्छा, एक और खास बात, ये कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 सितंबर को। हर वर्ष 6 सितंबर को एक आयोजन होता है, उसमें ये दिया जाता है। 6 सितंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि 6 सितंबर को जन्म तिथि होती है किसकी? मथुरा दास माथुर। किनकी? मथुरा दास माथुर। कौन थे ये मथुरा दास माथुर? आप में से कितने लोग जानते हैं? राजस्थान के एक पॉलिटिशियन है, राजनेता रहे, कई अलग अलग विभिन्न पदों पर काम किया है। तो इन्हीं की स्मृति में, इनकी जन्मतिथि पर 6 सितंबर को राजस्थान ब्लूज नामक क्रिकेट क्लब है, ये राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब द्वारा प्रति वर्ष दिया जाने वाला अवार्ड। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। एक ले लें आप स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है 29वें, इस बार जो दिया गया मथुरा दास माथुर अवार्ड कौन सा था? 29वां। उसी क्वेश्चन से मतलब उसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन है 29वें मथुरा दास माथुर पुरस्कार सीनियर वर्ग में। तो सीनियर वर्ग में कौन विजेता रहे ये पूछा है। अनिकेत चौधरी, अनिरुद्ध सिंह, रोहन राजभर, वेद आहूजा। विजेता कौन रहे, क्या रहे? इससे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो अगर क्वेश्चन सिंपल हुआ तो ऐसे ही पूछा जाएगा, वो हम पहले देख चुके हैं। अब पूछा है कि सीनियर वर्ग के विजेता कौन रहे। इसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे सीनियर वर्ग के विजेता रहे अनिकेत चौधरी, यही इसका उत्तर है। ये रहे कौन सी कैटेगरी में? सीनियर वर्ग। दूसरे हैं अनिरुद्ध सिंह, ये किस में रहे? तो ये हैं जूनियर वर्ग के विजेता।
फिर तीसरे हैं रोहन राजभर, ये कौन से हैं? तो ये हैं सब जूनियर वर्ग। और वेद आहूजा ये उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, यानी कि चयन समिति जो थी उसके अध्यक्ष। यहां तो ये पता चला कौन क्या है। कहां से हैं कहां से हैं? तो ये हैं अनिकेत चौधरी जयपुर, अनिरुद्ध सिंह उदयपुर और रोहन राजभर ये भी जयपुर से। क्लियर? अगर इनका खेल और क्या है, यानी कि क्रिकेट में ये किस तरह से खेलते हैं, प्लेयर क्या हैं, बैट्समैन है, बॉलर हैं, ऑलराउंडर है। तो अनिकेत चौधरी क्या है? ये बॉलर हैं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अनिरुद्ध सिंह ये ऑलराउंडर है, और रोहन राजभर ये बैट्समैन। और कौन से? राइट हैंड। क्लियर? सामान्य सी जानकारी तीनों चारों के बारे में, कौन कहाँ से है, चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है, ऑलराउंडर कौन है। अच्छा, एक और चीज़, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो सीनियर वर्ग में पुरस्कार राशि है 15,000 रुपये, और जूनियर और सब जूनियर वर्ग में है 7,500 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज, बीच में एक शब्द मिसिंग है फुल फॉर्म में, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा कोचीन केरल में आयोजित एक समारोह में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जैसा आपको पता है, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान लगातार तरक्की कर रहा है। तो राजस्थान की संस्था है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसको इस आयोजन में जो केरल में आयोजित हुआ, कुल 5 पुरस्कार प्रदान किए गए। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, जिसमें से 3 पुरस्कार तो आप देख पा रहे हैं अक्षय ऊर्जा निगम को कौन कौन से मिले। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश की सर्वाधिक क्षमता स्थापना में मिला, सर्वाधिक सोलर कृषि पंपों की स्थापना में मिला, अधिकतम सोलर पावर क्षमता की स्थापना में मिला। 5 में से 3 अवार्ड यहाँ दिए गए हैं। और कौन कौन से रह गए? चौथा रह गया सोलर पावर स्थापित क्षमता विकास। और 5वां कौन सा रह गया? अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकास। ये कौन से वर्ष के लिए? तो ये था वर्ष 2020-21 में अक्षय ऊर्जा में जो स्थापित है पहले से, उसकी क्षमता में विकास किया, और सोलर पावर स्थापित जो क्षमता है उसकी क्षमता में विकास किया। इन दोनों में आप अंतर समझ पा रहे हैं? एक है सोलर पावर क्षमता की स्थापना, सोलर पावर क्षमता की स्थापना, ये कैटेगरी है एक। तो एक है सोलर पावर स्थापित क्षमता का विकास। इसका मतलब है कि नए पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे सोलर पावर के, सोलर पावर क्षमता की स्थापना की जा रही है, और इसका मतलब है पहले से जो स्थापित प्लांट है उसकी क्षमता में वृद्धि की जा रही है। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। तो इन 5 कैटेगरी में किसको? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को राष्ट्रीय स्तर पर कोचीन केरल में जो कौन सा एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जो अवार्ड दिया गया, उसमें इन 5 क्षेत्रों में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को पुरस्कार प्राप्त हो। ले लें एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एमपीवी तथा
नॉन एमपीवी श्रेणी में क्रमशः कौन से जिले प्रथम रहे? ऑप्शन है आपके बारां और हनुमानगढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़, करौली व श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा व जैसलमेर। सबसे पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस, तो एक सवाल तो ये किस दिन होता है? ये होता है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। इसके अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया और ये समारोह था राज्य स्तरीय, स्टेट लेवल का एक समारोह था। इसमें एमपीवी और नॉन एमपीवी, अब ये क्या चीज़ होती है? एमपीवी का मतलब होता है मिशन परिवार विकास। इसमें उन जिलों को शामिल किया जाता है जिनमें जो प्रजनन दर या जन्म दर जो है, प्रजनन दर कितनी है? 3 या उससे ज्यादा है, 3.0 मोर देन और इक्वल टू 3.0, यानी प्रजनन दर जिनमें 3 से ज्यादा है, ऐसे जिलों को, ऐसे परिवारों को शामिल किया गया, उनको कहा गया एमपीवी, यानी कि मिशन परिवार विकास। और जो इनमें शामिल नहीं है वो है नॉन एमपीवी। राजस्थान के कुल 33 जिलों में से 14 जिले जो हैं वो हैं एमपीवी कैटेगरी में, यानी कि वहाँ जन्म दर जो है, प्रजनन दर 3.0 से ज़्यादा है, और बाकी के जो 19 हैं वो नॉन एमपीवी में है। अब इनमें से एमपीवी में जो फर्स्ट रहा वो था बारां, और नॉन एमपीवी में जो फर्स्ट रहा वो था हनुमानगढ़। इस तरह से इसका उत्तर क्या है? ए। क्लियर? कब आयोजित हुआ? जनसंख्या दिवस पर। कब होता है जनसंख्या दिवस? तो वो होता है 11 जुलाई को। तो राजस्थान में 2 कैटेगरी में जिलों को बांटा गया है। एक है एमपीवी वाली कैटेगरी जिसमें 14 जिले हैं, दूसरी है नॉन एमपीवी जिसमें कुल कितने जिले हैं? 19। तो एमपीवी में रहा टॉप पर हनुमानगढ़, नॉन एमपीवी में कौन रहा? एमपीवी में टॉप पर रहा बारां और नॉन एमपीवी में रहा हनुमानगढ़। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अब एक क्वेश्चन तो यहाँ यही है कि ये उत्सव पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय, कौन सा पर्यटन मंत्रालय? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राजस्थान सरकार का नहीं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, इसके द्वारा ये पोर्टल जारी किया गया। और कब जारी किया गया? ये 2021 में। क्या है ये पोर्टल? तो अलग अलग जो राज्य हैं या पूरे भारतवर्ष में सभी जो राज्य अपने अपने यहाँ पर्यटकों को कैसे अपने यहाँ आकर्षित कर रहे हैं, कितने वो मेले आयोजित कर रहे हैं, कैसे त्यौहार मना रहे हैं, क्या सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे कि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उन सारी जानकारियों को वो इस पोर्टल पर अपलोड करें। तो राजस्थान ने इस बार लगभग 22 मेले और उत्सवों का आयोजन किया और इस पोर्टल पर अपलोड किया। इस हिसाब से राजस्थान को इस पोर्टल पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, यानी कि उत्सव पोर्टल पर राजस्थान को पहला स्थान हासिल हुआ। किस चीज़ में? सबसे ज़्यादा मेले त्यौहार इनका आयोजन करने में। क्लियर? अगला प्रश्न है PPIUCD लगाकर परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अब PPIUCD क्या है? P और P का मतलब पोस्ट पार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होती है? पोस्ट पार्टम क्या होता है? पोस्ट पार्टम का मतलब होता है प्रसव उपरांत। पार्टम मतलब प्रसव, पोस्ट पार्टम मतलब जैसे ही प्रसव होगा, यानी कि डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद यूटेराइन यानी कि यूटेरस मतलब गर्भाशय में एक डिवाइस लगा दी जाएगी जो कॉन्ट्रासेप्टिव होगी, यानी कि गर्भ निरोधक एक डिवाइस होगी, वो लगा दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों के जन्म में एक गैप रखना, साथ ही परिवार नियोजन अपनाना, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना। तो इस तरह की डिवाइस लगाकर पूछा गया है राजस्थान को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका उत्तर है राजस्थान को मिला दूसरा। किसमें? PPIUCD लगाकर, पोस्ट पार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब आपको इसमें इस क्वेश्चन से ज़्यादा भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नाम याद रखना है, वो है रक्षा जैन। ये मैं जो नाम लिख रहा हूँ यहाँ, आप इसको भी एक क्वेश्चन ही समझें। इस पर हम अलग से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं इसके साथ इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा ठीक समझा।
तो रक्षा चयन का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? इनको पूरे देश में पहला स्थान मिला। किस चीज में पहला स्थान मिला? ये पहले तो कौन है? ये ANM जो नर्सिंग स्टाफ होता है, ये नर्स हैं। और कहाँ हैं ये? तो बलवा उप स्वास्थ्य केंद्र, कहाँ है बलवा उप स्वास्थ्य केंद्र? तो ब्लॉक कौन सा? सराड़ा। और जिला कौन सा? वो है उदयपुर। ये तो हुई इनके बारे में जानकारी कि ये रक्षा जैन कौन है। ये ANM है, बलवा उप स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक सराड़ा और जिला उदयपुर में ये नर्स है। इन्होंने किस चीज़ में पहला स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने पूरे देश में, देश भर में सर्वाधिक PPIUCT लगाने में, यानी कि इन्होंने या इनके अस्पताल में जितनी भी डिलीवरी हुई, यानी कि जितने भी प्रसव हुए, तो इन्होंने पूरे देश में सबसे ज़्यादा इस डिवाइस का यूज किया। यानी कि इन्होंने ये डिवाइस सबसे ज़्यादा उन महिलाओं को लगाई जो इनके स्वास्थ्य केंद्र पर आई, जिनका इन्होंने प्रसव कराया, और उसके बाद इन्होंने ये डिवाइस लगाई जिसको कहा जाता है पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, ये नाम याद रखना, महिलाओं के नाम जहाँ भी आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रक्षा जैन, ANM, बलवा उप स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक सराड़ा, जिला उदयपुर। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ें। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किन दो किलों को प्राप्त हुआ? ये अवार्ड क्या है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, और उसके साथ साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। और ये 2022 वाला दिया गया है कि सबसे अच्छा डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए, सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर के लिए, ट्रैवलर्स के लिए सबसे अच्छा जो डेस्टिनेशन है वो कौन रहा, कौन से 2 किले रहे? तो राजस्थान के ऐसे 2 किले हैं। राजस्थान में बहुत से किले हैं और सारे ही किले फेमस हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ अवार्ड मिला है। इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि हर किला अपने आप में स्पेशल है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसका उत्तर है कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़। इन दोनों किलों को केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री द्वारा यह अवार्ड दिया गया 2022 में, बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022। इसमें और कुछ याद करने को नहीं है, केवल इतना सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है, उसके अधिकारी जिन्हें 15 अगस्त 2022 की पूर्व संध्या पर यानी कि 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति द्वारा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया, कौन है इनमें से? जितेंद्र कुमार सोनी, उर्मिला राजौरिया, उषा शर्मा या सिद्धार्थ सिहाग। जैसे पुलिस वालों को एक पुलिस पदक दिया जाता है, ऐसे ही जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी सेवा के लिए यानी कि उनकी सर्विस के लिए नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस बार इनमें से किसको दिया गया? ये सभी IAS अधिकारी हैं। जैसे उषा शर्मा राजस्थान की क्या है? मुख्य सचिव। उर्मिला राजौरिया हमने कल पढ़ा था, ये राजफेड की MD बनाई गई है, प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। जितेंद्र कुमार सोनी ये कलेक्टर हैं अलवर के, वर्तमान में अलवर में कलेक्टर हैं, पहले कई जिलों में रह चुके हैं, कहाँ नागौर, जालौर, इस जगह रह चुके हैं। सिद्धार्थ सिहाग ये कहाँ के कलेक्टर हैं? चूरू। अब अगर चेंज हो गए तो हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन से संबंध क्या है वो उसको बताते हैं। इसका उत्तर है पहले तो जितेंद्र कुमार सोनी। सिद्धार्थ सिहाग को भी प्रधानमंत्री द्वारा एक पुरस्कार दिया गया लोक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए। कब? जब ये चूरू जिले के कलेक्टर थे, या अभी भी हैं शायद। और किस लिए दिया गया था? खेलों के क्षेत्र में चूरू को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों के क्षेत्र में
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो चूरू में इन्होंने अलग अलग तरह की जो खेल सुविधाएं उनका विकास किया। इसके लिए इनको प्रधानमंत्री द्वारा लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड दिया गया। सिद्धार्थ सिहाग को, ये चूरू जिले के कलेक्टर। जितेंद्र कुमार सोनी, इनको नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनको और भी कई अवार्ड मिले और ये जहाँ जहाँ भी गए, पहले नागौर रहे या उससे पहले जालौर रहे, वहाँ कई सारे इनके अभियान कार्यक्रम हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं। जैसे इनके रहते हुए ही नागौर में जो था ऑपरेशन सिलिकोसिस जो इन्होंने चलाया, अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए, जिसमें ई गवर्नेंस अवार्ड मिला नागौर को। तो इस तरह से कई अभी भी, जैसे अलवर में आज हमने कल जो वो थी सुजस वाली क्लास, उसमें हमने पढ़ा था अलवर में एक अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा? सेब अभियान, यानी कि बच्चों को विभिन्न तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग के से ये चलाया जा रहा है। ये सुजस में पढ़ा था, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ। इसके साथ ही अलवर में एक और हमने पढ़ा, कौन सा अभियान? सक्षम अलवर अभियान। ये क्या? दिव्यांगजनों से संबंधित है। और अलवर में एक स्वस्थ बेटी अभियान। तो इस तरह से अलवर में कई अभियान चलाए गए जिनके कारण, इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के कारण राष्ट्रपति द्वारा जितेंद्र कुमार सोनी अलवर कलेक्टर को नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बढ़ें आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान को अप्रधान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका उत्तर है द्वितीय, यानी कि सेकंड। और ऐसा पहली बार हुआ है जब माइंस यानी कि खनिजों के क्षेत्र में, माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है खनन क्षेत्र में, खान के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। और वो पुरस्कार कौन सा है? तो सेकंड, यानी कि दूसरी रैंक राजस्थान की रही। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य को उसके स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में अवार्ड दिया गया? अब राजस्थान का करंट पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है क्वेश्चन इजी है, उत्तर राजस्थान ही है। ठीक है, बात राजस्थान ही है, लेकिन बाकी चीज़ें अभी यहाँ जाननी जरूरी है। जैसे स्मार्ट वाटर सप्लाई के कौन सा ये कॉन्क्लेव हुआ? तो तीसरा डिजिटेट कॉन्क्लेव हुआ 2022 में। राजस्थान ने क्या किया है? राजस्थान सरकार ने ये प्रयास किया है कि जो पेयजल सप्लाई होती है घरों तक, नल से जो जल पहुँचता है, मिशन जल जीवन या हर घर जल भी बोलते हैं, जैसे जल जीवन मिशन, इसके तहत IoT का प्रयोग किया, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इससे क्या हुआ? जो पानी पाइपों में पहुंच रहा है, नल से जल जो पहुंच रहा है, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि जैसे कल हमने गंग कैनाल प्रोजेक्ट वाला पढ़ा, उसमें जो नदी नहर में जो पानी है उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि रियल टाइम पानी कितना आ रहा है, पानी का जो है स्तर कितना है, बहाव कितना है। ऐसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो घरों में पहुंचने वाला नल से जल है, उसमें राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। पानी का लेवल क्या है, प्रेशर क्या है, किन घरों में पहुंच पा रहा है, कितनी देर तक आता है, पानी में पॉल्यूशन है या नहीं है, पीने लायक है या नहीं है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी जानकारी मिल सके, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रयास किया। जयपुर जिले के लगभग 15 गांवों में पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस चीज को चलाया गया और इस प्रयास के कारण राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को सम्मानित किया गया। तो यहाँ समाप्त होते हैं आज के क्वेश्चन। और इसी के साथ अब जो थर्ड बुकलेट है आपकी, उसका जो चैप्टर है कौन सा? पुरस्कार व सम्मान। थर्ड बुकलेट में कब से कब तक का है? जुलाई से लेकर अगस्त का कुछ पार्ट, और फोर्थ में अगस्त से लेकर सितंबर तक। तो
तो इसमें पुरस्कार व सम्मान थर्ड बुकलेट के समाप्त हुए। अब कल वाली एक क्लास रिवाइज कर लेते हैं, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो वो भी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था कल, निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उससे संबंधित परेशानियों को दूर करने हेतु हाल ही में गठित किए गए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए राजीव अरोड़ा, और वाइस चेयरमैन बनाए गए महावीर प्रसाद शर्मा। इसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 7 डायरेक्टर और 21 संस्थापक सदस्य। निम्नलिखित में से किसे मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट की ओर से दिए जाने वाले मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का कोमल कोठारी सम्मान प्राप्त हुआ? यहाँ मैंने 2 चीज़ें अंडरलाइन की थी, एक तो मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट द्वारा और दूसरा मारवाड़ रत्न पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोमल कोठारी नाम आपने एक बार पहले भी पढ़ा होगा। कहाँ? जो पश्चिम क्षेत्र कला केंद्र उदयपुर का है उसके द्वारा भी ये अवार्ड दिया जाता है, जो दिया गया कौन सा? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये कब दिया गया? 2 फरवरी 2022 को। किसको दिया गया था? विजय वर्मा। और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? डॉक्टर महेंद्र भानावत जो उदयपुर के हैं। इनको एक और सम्मान मिला, लोक भूषण सम्मान 2021। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और विजय वर्मा और मुंबई के रहने वाले, महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रकाश खड़गे, इन दोनों को मिला लोक कला पुरस्कार। किसके द्वारा दिया गया? ये पश्चिम क्षेत्र कला केंद्र उदयपुर। तो जब भी कोमल कोठारी आप नाम पढ़ें, कोमल कोठारी पुरस्कार, तो ट्रस्ट का नाम भी पढ़ें। किसकी बात हो रही है? मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट, मेवाड़ रत्न कोमल कोठारी पूरा नाम है इसका। और दूसरा है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो पश्चिम क्षेत्र कला केंद्र उदयपुर द्वारा। अच्छा, इसी के कन्फ्यूजन के चक्कर में मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आप इसमें कन्फ्यूज होंगे तो आप मनरेगा वाली मजदूरी में भी कन्फ्यूज हो रहे होंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा आपका। एक बार फिर लास्ट बार बता देता हूँ, मनरेगा में अगर बात है और अर्धकुशल श्रमिक है, मनरेगा लिखा होना चाहिए, तब तो 240 रुपये है। और ये अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो अब बात चल रही है तो मनरेगा में केंद्र सरकार, केंद्र प्लस राज्य दोनों उसमें सहयोगी हैं। यानी कि जब जो सामग्री, इसमें सामग्री का अनुपात या पारिश्रमिक का अनुपात जो भी होगा, अब ये जो मेट है यानी कि अर्धकुशल जो श्रमिक है, इसको सामग्री लागत में माना जाता है और इसमें केंद्र और राज्य का सहयोग होता है 75:25। मनरेगा में केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग होता है। और मनरेगा में जो मजदूरी बढ़ाई गई अर्धकुशल की, वो 235 से 240 की गई। लेकिन आप लोग जो कन्फ्यूज हो रहे हैं, जो आपने बात पढ़ी थी वो थी ये राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी। ये केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा है। राज्य सरकार के तहत, यानी कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र जिनमें राज्य सरकार ही 100% उनका खर्चा वहन करेगी, ऐसे कोई भी क्षेत्र हैं, उन सभी में मजदूरी ये रखी गई है। कुशल की 259, अर्धकुशल की 271, अकुशल की 259, अर्धकुशल की 271, कुशल की 283 और उच्च कुशल की 333। इन सभी की मजदूरी में 7 रुपये का इजाफा किया गया। कौन से क्षेत्र में? फिर कह रहा हूँ, ये क्षेत्र वो है जो राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह 100% वित्त पोषित है, यानी कि राज्य में जो न्यूनतम मजदूरी है सामान्य श्रमिकों की, इन कैटेगरी में ये है। लेकिन जब बात होगी महात्मा गांधी नरेगा की, तो महात्मा गांधी नरेगा में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। राज्य ने अपनी तरफ से 5 रुपये बढ़ा दिए, तो अब जो कीमत हो गई, यानी कि अर्धकुशल जो श्रमिक का पारिश्रमिक हो गया, वो 235 से बढ़कर 240 रुपये हो गया। ये बात भी याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई, तो मनरेगा में अर्धकुशल श्रमिकों में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई और न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार के तहत 7 रुपये की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई। अब तो क्लियर, या अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर बताएं, फिर देखेंगे आगे क्या कन्फ्यूजन है आपका। यहाँ है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करने वाली अकेली महिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा राजस्थान के किस जिले की निवासी हैं? तो ये निवासी हैं अलवर जिले की। इसमें कुल 10 कार्यक्रम अधिकारी शामिल हुए थे, जिनमें से एकमात्र महिला थी डॉक्टर सरोज मीणा, जो अलवर से है। द बिग बुल और द किंग ऑफ दलाल स्ट्रीट जैसे उपनामों से विख्यात श्री राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? एक कमेंट आया है इस क्वेश्चन में भी, किसी को डाउट है, उन्होंने कहा था कि मैंने पढ़ा है कि इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी चीज़ें आप पढ़ें, थोड़ी सावधानी से पढ़ें। मैंने कहा इनका संबंध किस जिले से है, मैंने ये नहीं बोला कि ये किस जिले के निवासी हैं या किस जिले में इनका जन्म हुआ।
दरअसल ये इनका नहीं, इनके पूर्वजों का संबंध है। झुंझुनू का एक स्थान है या गांव है मलसीसर। मलसीसर में ही इनका पैतृक गांव है ये, यानी कि इनकी पैतृक हवेली वगैरह वहीं थी, यही इनका पैतृक गांव है। यानी कि ये डायरेक्टली खुद तो कभी वहाँ नहीं रहे, उस हवेली में नहीं रहे, तो अगर आपने कहीं पढ़ा है प्रत्यक्षता इनका कोई संबंध नहीं है, तो एक तरह से वो बात भी सही है। लेकिन इनके पूर्वज कहाँ से हैं, तो झुंझुनू के मलसीसर से, वहीं इनका पैतृक निवास, पैतृक गांव वहीं माना जाता है। इवन यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये जो सरनेम है इनका झुंझुन वाला, ये भी ऐसे ही बना है झुंझुनू वाला से, ऐसा भी कहा जाता है। झुंझुनू वाले से ही झुंझुन वाला बना है, तो ये झुंझुनू से ही संबंधित हैं। पैतृक हवेली, पैतृक गांव इनका मलसीसर झुंझुनू में ही है। तो अगर आपको ऑप्शन में कुछ फोर्थ ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं गया है कि इनमें से कोई नहीं, तो कोई कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, झुंझुन वाला झुंझुनू से ही है। जैसे कईयों के सरनेम आपने देखे होंगे पूना वाला, कईयों के उनके शहर के नाम पर होते हैं, कईयों के उनके पेशे के नाम पर होते हैं, तो इस तरह से कईयों के नाम उस तरह से होते हैं। अब कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग 2022 के एडी साइंटिफिक इंडेक्स, एडी मतलब एल्फर्ड डोजर जो इंडेक्स है, ये वैज्ञानिकों की एक रैंकिंग देता है। इसमें 184वां स्थान प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अनिल कुमार छगानी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, तो ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। इसमें ये पर्यावरण विभाग और इंजीनियरिंग विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि विभागाध्यक्ष हैं। यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में आयोजित वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य निम्नलिखित में से कौन है, तो ये हैं तस्नीम महजबीन, उदयपुर से हैं ये। डॉक्टर बीना मीणा दौसा में सिकराय तहसील कोरडा गांव, ये नासा में सिलेक्टेड हुई हैं वैज्ञानिक। कनिका टेकरीवाल इनकी कंपनी है जेट सेट गो, तो ये भारत की रिचेस्ट वुमेन की श्रेणी में आने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, ये भी झुंझुनू से हैं। झुंझुनू में कौन सी, उदयपुर बाटी तहसील और बड़ा गाँव इनका गाँव है। और रूबल शेखावत जयपुर की निवासी, जो इनकी फर्स्ट रनर अप रही किसमें, जो मिस इंडिया प्रतियोगिता हुई थी उसके ग्रैंड फिनाले में। अच्छा, मैंने कल फिनाले और फाइनल में भी अंतर पूछा था, तो आप लोगों ने जो कमेंट किया वो एकदम सही है। फाइनल मतलब कोई भी सिचुएशन का फाइनल, एक फाइनल मोमेंट भी फाइनल कह सकते हैं कि ये लास्ट क्षण है या अंतिम क्षण है। और फिनाले किसी न किसी इवेंट का जो फाइनल राउंड होता है उसको जनरली हम फिनाले बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसी जनरली मेरे दिमाग में आया तो पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो ये जो अकेडमी कौन सी का कौन अध्यक्ष नहीं है, तो राजस्थान साहित्य अकेडमी ये दुलाराम सहारण है। राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी ये बिनाका मालू हैं। राजस्थान ललित कला अकेडमी लक्ष्मण व्यास हैं, ये सही है। और राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकेडमी ये डॉक्टर सरोज कोचर नहीं है, सरोज कोचर हैं राजस्थान संस्कृत अकेडमी के, और भाषा साहित्य के हैं शिवराज छगानी। साइकिल द्वारा लंदन एडिनबर्ग लंदन 2022 में 1500 किलोमीटर की दूरी 124 घंटों में पूरी करने वाली एकमात्र भारतीय साइकिलिस्ट रेणु सिंधी का संबंध कौन से जिले से है, तो इनका संबंध है जयपुर से। 3 चीज़ें और याद रखनी है आपको, एक तो एकमात्र भारतीय साइकिलिस्ट, नाम क्या है, रेणु सिंधी, कहाँ पर, लंदन एडिनबर्ग लंदन 2022। फिर अगला प्रश्न था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलाटेली द्वारा जकार्ता में आयोजित वर्ल्ड स्टैम्प चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वीरेंद्र शर्मा इसका उत्तर था, जो कहाँ से हैं, जोधपुर से। रणवीर सिंह इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इसके ये अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया। राजस्थान में मॉडर्न थिएटर की शुरुआत और पारसी थिएटर से ये संबंधित थे। अभिषेक शर्मा सीकर मऊ के रहने वाले, जिन्होंने जो उमलिंगला पास है वहाँ साइकिल से, बिना गियर वाली साइकिल से पहुँचे। और सुरेंद्र अवाना एक किसान है जिनको जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। और लास्ट क्वेश्चन था वही अकेडमी और उधर उनके अध्यक्ष, तो नेहरू बाल साहित्य अकादमी इकराम राजस्थानी सही है। राजस्थान उर्दू अकेडमी डॉक्टर हुसैन रजा। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा। और राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी लक्ष्मण व्यास, इसका उत्तर नहीं है, इसके हैं बिनाका मालू। लक्ष्मण व्यास किसके हैं, ललित कला अकेडमी। और लास्ट में ये बात, जो लोग ये खरीदना चाहते हैं यानी कि वार्षिक अंक जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक का कंटेंट है, इसी की जो चीज़ें थी यानी कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वॉल्यूम करके जो हम मैगजीन पढ़ रहे हैं वो सारी इसमें एक साथ
मर्ज कर दी गई हैं। तो अगर किसी को कोई वॉल्यूम ना मिला हो और वो लेना चाहता है वार्षिक अंक तो ले सकता है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी मार्केट में भी है और यहाँ भी है, यहाँ बिल्डिंग से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने एक और बात कही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सुधार की गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी भी छोटी मोटी कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेंगी आपको। ये कुछ मानवीय त्रुटियां हैं, कुछ सही में कुछ फैक्चुअल एरर हुए हैं। जैसे मुझे आज ही एक पेज पर, पहले पेज पर ही एक एरर मिला है, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहले पेज पर ही आपको एक योजना मिलेगी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये बात मैंने सुजस वाली क्लास में भी बताई है। यानी इसी बुक के पहले पेज पर आपको मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना मिलेगी और उसमें लिखा हुआ है कि ये कब से प्रारंभ हुई। तो इसमें प्रारंभ होने की डेट लिखी हुई है इस मैगजीन में 23 जून 2022, जबकि अभी आप सबको पता है ये योजना शुरू हुई है 29 नवंबर, यानी कि अभी कल से 29 नवंबर 2022 से। इसलिए इस चीज़ को आप करेक्ट कर लें, 23 जून 2022 नहीं है, मैगजीन में लिखा हुआ है 23 जून 2022, जो सही नहीं है। सही क्या है? 29 नवंबर 2022। फिर आप कहोगे सही नहीं है तो गलत इसमें क्यों छाप दिया? क्या टाइपिंग एरर है या कुछ और एरर है? ये दरअसल इसका रीज़न ये था, 23 जून 2022 को जो सचिव हैं किस विभाग के, शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि अब राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू होगी। उन्होंने केवल इतना कहा शुरू होगी, उन्होंने ना तो कहा कि आज ही शुरू होगी कि कल शुरू होगी, ना ये कहा कि जल्द शुरू होगी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू होगी। उस आधार पर बहुत सारे न्यूज़पेपर में और बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब ने इस डेट को कंसीडर कर लिया, यानी कि जिस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी दिन को, कि हाँ 23 जून 2022 से ही योजना शुरू होगी, जबकि उस दिन शुरू नहीं हुई थी। उनके कहने का आशय था कि निकट भविष्य में राजस्थान में योजना शुरू की जाएगी और वो अब शुरू की गई है कब? 29 नवंबर 2022 को। तो अभी फर्स्ट पेज पर मुझे एक एरर मिला जो कि एक बड़ी मिस्टेक है एक तरह से, क्योंकि हो सकता है अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों हो तो आप गलत ना करें क्वेश्चन। आप इसको जरूर सुधार लें। नई डेट क्या है, यानी कि सही डेट क्या है? 29 नवंबर 2022। दो योजनाएं शुरू की गई हैं इस दिन से। एक तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपको पता ही है, और दूसरी कौन सी है? निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। दोनों एक साथ शुरू की गई हैं। जिसमें बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म का कपड़ा दिया जाता है। और कौन सी, और ये दोनों योजनाएं कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए हैं? तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। पिछले 2 दिन से लगातार हम सुजस में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोग वो वीडियो ना देखते हो, तो उनको मैं यहाँ बता दूँ, इसमें करेक्शन है, उसको आप कर लें। इस तरह की और भी जो भी कमियाँ होंगी या जो भी मिस्टेक होंगी हमको मिलती रहेंगी, तो हम उनको करेक्ट करते रहेंगे। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।